आज हम हाई स्कूल के जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ से जो है केमिस्ट्री का जो सिलेबस है स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और फिर हमें पढ़ना है समीकरण के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड gives out NaCl प्लस H2O। देखो यहाँ जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं? नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और जल बना रहे हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड और जल जो है वो अभिकारक, जो HCl है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके गुणधर्म से क्या है? अलग है। सोडियम क्लोराइड का जो गुणधर्म है ये क्या है? HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अलग है, और जो H2 बना रहा है इसका भी गुणधर्म इनसे क्या है? अलग है। तो इसी ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वह प्रक्रिया होता है जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे HCl है, HCl एक एसिड है, एसिड है ना, अगर इसको आप खाओगे तो आपके लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा। आप अगर आपके स्किन पर लग जाएगा तो फफूंदी निकल आएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्षार है, ये भी फफूंदी उत्पन्न कर देगा। लेकिन आप NaCl खाते हो, नमक खाते हो ना, तो इनके गुणधर्म क्या है? चेंज हो गया। जो उत्पाद बना है इसका गुणधर्म क्या हो गया? अपने अभिकारक से चेंज हो गया। तो इसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो है वे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। इन दोनों को क्या बोलेंगे? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको बोलेंगे अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्या करें? अभिक्रिया करते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। और अभिकारक जो होते हैं वो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो यहाँ NaCl और H2 क्या है? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक बोलेंगे, और जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं आपस में अभिक्रिया करके उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो यहाँ जो अभिकारक है HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये अभिकारक है। NaCl और H2 क्या है? यहाँ पर उत्पाद। क्या है? उत्पाद। अब जो है रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है एक अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है? उत्पाद होता है। अब है समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो तत्व हैं उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों तथा चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बना है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको क्या लिखें? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? कोई भी अपक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के तत्वों को उनके प्रतीकों तथा चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब यहाँ पर जो कार्बन है, इसका जो प्रतीक है उसको उसके रूप में लिखना। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। ऑक्सीजन O2, ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है सूत्र? CO2। तो कोई भी जो है अपक्रिया है उसमें अभिकारक और उत्पाद को उनके चिन्हों, उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जो होता है, अगर हमारा अभिकारक जो है 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, तो उनके बीच में क्या लगाते हैं? प्लस। अगर हमारा रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक होता है 2 या 2 से अधिक होता है, तो प्रत्येक अभिकारक के बीच में क्या लाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर उत्पाद जो है 2 या 2 से अधिक होगा तो उनके बीच में भी क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह। और जो यहाँ ये एरो जो है, तीर जो है, ये जो है उत्पाद की दिशा बताता है, कि उत्पाद की दिशा को ये बताता है। उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, ये उत्पाद की दिशा की ओर इसका जो है एरो बना रहेगा, मतलब ये उत्पाद की दिशा को बताएगा कि प्रोडक्ट जो है किस ओर बन रहा है। तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये एरो जो है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की दिशा को बताता है। अब कोई रासायनिक समीकरण है, उसमें जो है भिन्न प्रकार के जो है उनके स्टेट के बारे में भी दिया रहता है, उनकी अवस्थाओं के बारे में, भौतिक अवस्थाएं। जैसे दिया है आपका जिंक, HCl, क्रिया करके बनाएंगे जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ये दिया गया है। अब यहां अगर लिखा रहे यस, यहां लिखा रहे लिक्विड, यहां आ जाए सॉलिड, यहां आ जाए ऐसे जी लिखा रहेगा, तो देखो ये रासायनिक एक समीकरण है, रासायनिक समीकरण। इसमें अभिकारक को उनके प्रतीकों तथा चिन्हों के रूप में क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में देखो यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा है यस, यस मतलब क्या होता है? सॉलिड, मतलब ये ठोस है। जिंक क्या है? ठोस, इसकी भौतिक अवस्था को बताता है। रासायनिक समीकरण में जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा अभिकारक होगा, उसका जो प्रतीक होगा, चिन्ह होगा, उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा यस लिखा रहेगा, अगर यल लिखा है, जी लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है? इस मतलब सॉलिड, इसकी भौतिक अवस्था को बताता है कि जो हमारा अभिकारक है वो किस अवस्था में है या उत्पाद किस अवस्था में है। तो यहाँ यस लिखा मतलब ये किस अवस्था में होगा? सॉलिड। अगर यल लिखा तो किस अवस्था में होगा? लिक्विड। अगर ये यस सॉलिड, जी लिखा है तो इसको किसमें क्या किस अवस्था में? ये गैस अवस्था में। फिर यहाँ एक एरो आप लोग देख रहे होंगे, एरो, ये जो है गैस को बताता है। अगर गैस बन रहा है अभिकारक या उत्पाद में अगर गैस बन रहा है तो गैस को जो है इस चिन्ह के द्वारा ऊपर ऐसे एरो दिखा देते हैं, तो ये क्या बताएगा? कि गैस बन रहा है। क्या बताता है? गैस। अगर नीचे से एरो है, किसी भी रासायनिक समीकरण में नीचे एरो है, तो मतलब ये बताएगा कि अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप, मतलब जो ठोस पदार्थ होंगे वो नीचे क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे अवक्षेप के रूप में। तो इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अवक्षेप को, या पीपीटी भी लिख दिया जाता है, पीपीटी। दोनों रूप में आप लिख सकते हैं। कोई अवक्षेप बन रहा है तो इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, या पीपीटी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यस मतलब सॉलिड, मतलब लिक्विड, और जी मतलब गैस। एक और होता है, लिखा होता है एक्यू, एक्यू लिखा रहता है। एक्यू मतलब एक्वस, मतलब कोई भी अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तो एक्यू लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक्वस, एक्वस फॉर्म में होता है। जब कोई भी अभिकारक और उत्पाद जल में घोल के रूप में उपस्थित होंगे, जल में घोल के रूप में उपस्थित होंगे, तो वहां क्या लिखेंगे? एक्यू। कोई भी अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होंगे तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक्यू। यस, यल, जी, एक्यू, ये सब जो है
भौतिक अवस्था बताते हैं, अभिकारक और उत्पाद की क्या बताते हैं, भौतिक अवस्था बताते हैं। फिर एक चिन्ह और है, ऐसे लिखा रहता है। अब यहां जो है ये उत्पाद की दिशा बताता है, उत्पाद इधर बन रहा है तो उत्पाद की दिशा को बनाएगा। अब ऐसा बीच में लिखा हो तब ये क्या बताएगा, जैसे ये आपका है N2 + 3H2। अब यहां जो ये चिन्ह बन रहा है, ये देखिए ये चिन्ह क्या है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, जब हमारा जो अभिक्रिया है दो दिशा में हो, मतलब जो अभिकारक है उत्पाद का निर्माण करें, पुनः उत्पाद से फिर क्या बन जाए, अभिकारक। तो जो समीकरण के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह के द्वारा, ये बताता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है दोनों दिशाओं में हो रहा है। अग्र दिशा में, जैसे इसको लिखे अग्र दिशा, अग्र दिशा में हो रहा है, और नीचे पश्चिम दिशा, मतलब हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है दोनों दिशाओं में हो रहा है, अग्र दिशा में भी हो रहा है और पश्चिम दिशा में। अग्र दिशा मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनिया बना रहे हैं। पुनः अमोनिया जो है किसमें टूट जा रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जब हमारी जो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा दोनों दिशाओं में हो, अग्र दिशा में भी हो और पश्चिम दिशा में भी हो। तो इस समीकरण को, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब इसमें अभिकारक से केवल क्या बन रहे, उत्पाद, पुनः उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये केवल एक दिशा में होगा, केवल किस दिशा में होगा, एक दिशा में होगा, और ये जो है दोनों दिशाओं में होगा। उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा, उत्पाद से पुनः क्या हो जा रहा है, अभिकारक का निर्माण हो रहा है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में होगा। ये क्या है, अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक एरो। और यहाँ देखो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, यहाँ जो एरो होता है उसको काट देते हैं, पर भी और नीचे यहाँ, ये दोनों दिशाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब अग्र दिशा में भी अभिक्रिया हो रहा है और पश्चिम दिशा में भी हमारी अभिक्रिया हो रही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, यस सॉलिड या लिक्विड बताएगा, जी जो है गैस बताएगा। अगर गैस है तो गैस को इस चिन्ह के द्वारा भी लिखते हैं, ऊपर ऐसे एरो बना देंगे, ये क्या बताएगा, गैस। अगर नीचे लिख दिए, नीचे एरो का जो है सिर नीचे की तरफ है, तो ये क्या बताएगा, अवक्षेप बताएगा कि नीचे कोई चीज जम गया है, उसको पीपीटी के रूप में भी अवक्षेप को हम लिखते हैं। अगर AQ लिखा है मतलब एक्वस, एक्वस मतलब होता क्या है, जब कोई अभिकारक और उत्पाद जो है जल में घोल के रूप में उपस्थित होगा तो उसको क्या, किस रूप, कैसे लिखेंगे, AQ के रूप में लिखते हैं। अब जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण है तो कैसे उसको हम संतुलित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब क्या होता है, जो अभिकारक और उत्पाद हैं, अभिकारक और उत्पाद हैं, उनमें उपस्थित जो तत्व है उनके परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि जो अभिकारक है, उत्पाद है, उसमें उपस्थित जो तत्व है उनके परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा कोई भी रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। रासायनिक समीकरण जो है संतुलित कब होगा, जब अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी हमारा रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। जैसे अब हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। जिंक, ये आपको दिया गया है, एक रासायनिक समीकरण है। अब इसको हमें संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित करना है। जिंक है या Cl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो ये चिन्ह ऊपर एरो का सिर दिखाई दे रहा, मतलब ये क्या है, गैस है। क्या है, ये गैस को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा अगर चिन्ह कहीं भी बना होगा तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, गैस को। अगर नीचे जो एरो का सिर है नीचे की तरफ होगा तो किसको प्रदर्शित करेगा, पीपीटी को, अवक्षेप को प्रदर्शित करेगा। अब जिंक है या Cl है, आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना। आप देखेंगे ये संतुलित है कि नहीं।
मतलब अभिकारक में उपस्थित जो तत्व है उनके परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या, अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तभी हमारा समीकरण कैसा होगा, संतुलित होगा। अब देखिए यहाँ जिंक है, एक जिंक है, यहाँ देखिए जिंक कितना है, एक ही है, और कहीं जिंक है नहीं। यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 2। यहाँ क्लोरीन कितना है, एक है, यहाँ क्लोरीन कितना हो जा रहा है, 2। मतलब हमारा जो है रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अभिकारक में जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या जो है उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक ही है और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 2। यहाँ क्लोरीन एक ही है, यहाँ क्लोरीन कितना हो जा रहा है, 2। तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे रासायनिक समीकरण को, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। तो कैसे संतुलित करेंगे, अब यहाँ देखो जिंक है, HCl है, जिंक क्लोराइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस, यहाँ जो तत्व है। अब हम समीकरण को संतुलित करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे तत्व। क्या लिखेंगे, तत्व। तत्व लिखेंगे, ये स्टेप फर्स्ट, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तत्व लिखेंगे। फिर उसके बाद तत्व लिखेंगे, फिर अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये आपका एक कॉलम हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या। यहां एक कॉलम बना देंगे, उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये आप कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। तत्व लिखेंगे, अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये आप 3 कॉलम बना देंगे। पहला स्टेप यहां से शुरू करेंगे। पहला स्टेप तत्व, अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अभिकारक आपको पता है, जो आपस में अपक्रिया करेंगे उनको अभिकारक, और आपस में अपक्रिया करने के बाद जो कुछ नए पदार्थ का निर्माण करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। अब तत्व, यहाँ पहला तत्व क्या है, जिंक। क्या है, जिंक। जिंक लिखेंगे। अब देखेंगे अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तत्व पहला क्या था, यहाँ जिंक, जिंक लिख देंगे। अब इसमें अभिकारक, ये आपका क्या है, अभिकारक, इसमें इनकी परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ जिंक कितना है, 1 है। कितना है, 1। उत्पाद में अब देखेंगे, उत्पाद, और यहाँ कहीं जिंक है अभिकारक में, नहीं है। अब उत्पाद में देखेंगे जिंक के परमाणु की संख्या कितनी है, तो जिंक कितना है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 1 पहला। उसके बाद कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख देंगे। अब अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है हाइड्रोजन की, यहाँ कितना है हाइड्रोजन, 1 है, 1 लिख देंगे। उत्पाद में कितना हाइड्रोजन है, 2 है, 2 लिख देंगे। फिर क्लोरीन से अब अभिकारक में कितना परमाणु, 1 है, 1 लिख देंगे। उत्पाद में कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या, उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर। अब यहाँ जिंक कितना है, 1, उत्पाद में भी 1 है, अभिकारक में यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना 1 है, उत्पाद में कितना है, 2 है। मतलब ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन आपस में बराबर नहीं है। क्लोरीन 1 है, यहाँ कितना हो जा रहा है, उत्पाद में 2। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इनके परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं। अब इसी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए कैसे बराबर करेंगे, हाइड्रोजन है, क्या लिखा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम, अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या, तो क्या करेंगे, बराबर। तो कैसे बराबर करेंगे, अब दूसरा स्टेप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने पर, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको हमें क्या करना है, संतुलित करना। तो कैसे संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन हम ले लेंगे,
अब बताइए हाइड्रोजन यही है, हाइड्रोजन परमाणु को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इसमें लिखेंगे स्टेप में, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें, अभिकारक में, इसमें अभिकारक में। तो तीसरा आपका हो जाएगा पॉइंट उत्पाद में, उत्पाद। ये 3 कॉलम आप बनाएंगे। अब हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर किसमें, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहला कॉलम, अभिकारक में और उत्पाद में। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखिए, अभिकारक में कितना, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किसमें, अभिकारक में और उत्पाद में। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किसमें, अभिकारक में और उत्पाद में। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले इसमें, पहले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, पहले देखिए अब क्रिया में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले कितनी थी, देखिए कितना था, 1 था। उत्पाद में कितना था, 2 था। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है रासायनिक समीकरण में पहले कितना था, 1 था अभिकारक में, और उत्पाद में कितना था, 2। अब यहां लिखेंगे संतुलित करने पर, संतुलित करने पर। अब संतुलित करने पर कितना हो जाएगा, संतुलित करने पर अब बताइए संतुलित कब होगा, जब यहां भी अभिकारक में भी कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो क्या करेंगे, पहला अभिकारक में, अभिकारक कहाँ है, HCl, हाइड्रोजन कहाँ था, अभिकारक में, HCl पे था, यही तो हाइड्रोजन है। अब ये कब संतुलित होगा, कब ये संतुलित होगा, एक कब संतुलित होगा, जब यहाँ उत्पाद में 2 है तो यहाँ भी कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। अभिकारक में भी कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। एक में क्या करेंगे, 2 से गुणा, एक में क्या करेंगे, 2 से गुणा, मतलब 2 से गुणा किसमें होगा, HCl में, यही तो हाइड्रोजन है। तो 2 से गुणा किसमें होगा, HCl में हो जाएगा। 2 से, अब देखिए उत्पाद में भी 2 है और इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारा जो समीकरण है, जो हमारा जो समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब जो हमारा समीकरण आएगा, अब हमारा जो समीकरण बन के आएगा वो क्या आएगा, अब हमारा जो समीकरण बन के आएगा, अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन या जो HCl है, हाइड्रोजन कहाँ है अभिकारक में, HCl यहाँ है हाइड्रोजन, इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारा जो समीकरण बनेगा जिंक, अब हमारा जो समीकरण बनेगा जिंक प्लस HCl, अभिकारक में देखो यहाँ किससे गुणा किए, 2 से गुणा कर देंगे, HCl गिव्स आउट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकाला। अब देखो हमारा समीकरण जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन यहाँ बताइए 2 है, क्लोरीन आगे जो ये लिखा रहेगा ये उसकी संख्या बताएगा। तो हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्लोरीन के आगे भी 2 लिखा है, दोनों के आगे लिखे हैं, मतलब क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी क्या है, 2। अब बताइए क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ नीचे लिखा है वो परमाणु उसकी संख्या बताएगा क्लोरीन की। क्लोरीन के 2 है, यहाँ 2 है, क्लोरीन के कितने हैं, यहाँ 2 है। तो बताइए हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया कि नहीं, हमारा जो समीकरण है संतुलित हुआ कि नहीं। जिंक है, एक जिंक है, यहाँ भी अभिकारक में कितना जिंक है, 1, उत्पाद में कितने जिंक हुए, 1। हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 से गुणा है इसमें, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, बराबर हो गया परमाणु की संख्या। क्लोरीन भी कितना है, 2 है, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 2 है। मतलब हमारे जो भी अभिकारक में परमाणु हैं उनके संख्या क्या है, बराबर है। उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या की क्या है, बराबर है। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब यही जो समीकरण हमारा आ गया, यही क्या है, संतुलित समीकरण। क्या है, संतुलित समीकरण। तो कोई भी समीकरण उसको संतुलित करना है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा जो समीकरण दिया था ये, सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, तत्व अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जो हमारा अभिकारक है उसमें जो परमाणु है उनकी संख्या, फिर उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 3 कॉलम लिख लेंगे। उसके बाद तत्व लिखेंगे, पहला तत्व क्या था इसमें, जिंक।
अब अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या, मतलब अभिकारक जो है उसमें जिंक के कितने परमाणु हैं, यहाँ जिंक के कितने परमाणु हैं, एक लिख देंगे। अब उत्पाद में कितने परमाणु हैं, तो उत्पाद में भी कितना है, एक है। अब दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे। अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, एक है, तो एक लिख देंगे। उत्पाद में कितने हैं हाइड्रोजन के परमाणु, तो दो हैं। कितने हैं, दो है। एक देखो दो से यहाँ है ना, मल्टीप्लाई दो से, मतलब दो परमाणु है। किसके, जितने हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो दो लिख देंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन के अभिकारक में कितने परमाणु हैं, एक है। यहाँ क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, दो हैं, दो लिख देंगे। अब हम देखो हमारा जो समीकरण है संतुलित है। यहाँ जिंक अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है। हाइड्रोजन अभिकारक में एक है, उत्पाद में दो है। क्लोरीन अभिकारक में एक है और उत्पाद में दो है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन संतुलित नहीं है। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, संतुलित करना। अब चाहे क्लोरीन को संतुलित कीजिए, चाहे हाइड्रोजन को, पहले किसी को भी आप संतुलित कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को हम संतुलित कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर यहाँ लिखेंगे पहला, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में, 3 कॉलम बना देंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले अभिक्रिया में, पहले जो अभिक्रिया थी उसमें कितनी थी, एक थी। अब क्या देखो, पहला अभिक्रिया जो अभिकारक है उसमें कितना था, एक ही तो था। अभिकारक में कितना था, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक था। या Cl में कितना है, एक ही तो है। और उत्पाद में कितना था, दो था। उत्पाद में कितना था, दो था। और संतुलित करने पर, जब हम संतुलित करेंगे समीकरण को, तो यहाँ सब कब संतुलित होगा, जब अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए, अब देखिए यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो इसमें दो से क्या कर देंगे, गुणा अगर कर दें, दो से गुणा कर दें, तो यहाँ भी दो हो जाएगा और यहाँ भी दो हो जाएगा। मतलब अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। अब यहाँ दो से किसमें गुणा होगा, Cl अभिकारक में जो है हाइड्रोजन कहाँ है, Cl में, तो ये हाइड्रोजन, तो जो दो से गुणा होगा किसमें गुणा होगा, Cl में। किसमें गुणा होगा, Cl में। अभिकारक में यही तो हाइड्रोजन है अभिकारक में, तो इसी में क्या होगा, दो से गुणा हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण बनेगा अब नया, जिंक प्लस Cl में किससे गुणा कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे। 2HCl gives out जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ जिंक, एक जिंक यहाँ भी है, एक जिंक यहाँ भी, बराबर है। हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, ये भी बराबर। क्लोरीन दो है और यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, दो हैं, ये भी आपस में बराबर। अतः हमारा जो समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया, क्योंकि अभिकारक में उपस्थित जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या के क्या हो गए, बराबर हो गए। और यह हमारा समीकरण कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब मैं आपको जो है एक समीकरण दूंगा, आपको उसको संतुलित करके बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब ये आपका समीकरण है, इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। आप जो है इस समीकरण को संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।